हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपना जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, उच्च शिक्षा तंत्र, ठीक है, जो यूनिट नंबर 10 है आपकी पेपर 1 में, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। और ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़, उसके बारे में बात करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आ जाए या फिर 68 से आ जाए या 86 से आ जाए, कहीं भी आ सकता है। तो बड़ी शांति से, चित्त को रिलैक्स करके आराम से सुनना है, ठीक है। और हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। अगर मैं बात करूं तो अभी तक नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसीज आ चुकी हैं वो 3, एक तो 1968 में, ठीक है, एक 1986 में, और 1986 वाले में एक बार संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, वो 1992 में हुआ था, लेकिन हम उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं मानेंगे। एक तो ये आई है, एक ये आई है 2, और एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ आपको पता है, शिक्षा पे जो नीतियां हैं वो आ चुकी हैं। और इनमें क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, क्या क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हमें जानना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1968 में आई, उसके बारे में, यानी कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1968 के बारे में हम बात करते हैं। अब की बार यूजीसी ने क्वेश्चन ये भी पूछा था फ्रेंड्स कि जो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई जो 1968 में आई है, ये किसकी रिकमेंडेशन पे आई, ये आपसे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना, ये किसके रिकमेंडेशन पे आई, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन, यानी कि शिक्षा पर जो ये पहली नीति आई, ये कोठारी आयोग की सिफारिश पर आधारित थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो याद रखना, कोठारी कमीशन है, जो कोठारी आयोग है, जो 64 से 66 में था, उस आयोग की सिफारिश पे ही पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 आई है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसको भी ध्यान से आपको देखना है। और उसने क्या रिकमेंड किया, किसने, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में क्या क्या रिकमेंडेशन किया। इस पॉलिसी ने रिकमेंड किया द स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन टू बी 6% ऑफ जीडीपी, यानी कि इन्होंने कहा शिक्षा पर खर्च है वो सकल घरेलू उत्पाद का 6% करने की सिफारिश की, कि अपना जो जीडीपी है उसका 6% है, यानी कि 6% है हमारी एजुकेशन पे क्या होना चाहिए, स्पेंड होना चाहिए, खर्च होना चाहिए। ये बात भी इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 वाली में की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जो पॉलिसी है उसमें ये बात की गई है कि शिक्षा पर हमारे एजुकेशन का 6%, हमारी एजुकेशन पर जीडीपी का 6% हमारी शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। ये बात की है पहली जो एजुकेशन पॉलिसी 1968 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से याद रखना फ्रेंड्स। और क्या है, द पॉलिसी एम टू कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स एंड बेटर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स। इसने और क्या बात की, नीति का उद्देश्य क्या था, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और मान्यता या योग्यता की बात इन्होंने की है इसी एजुकेशन पॉलिसी ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं 1968 के बारे में, ये आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि किसके रिकमेंडेशन पे आई, जो फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है वो आई कोठारी कमीशन के। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले, कोठारी कमीशन का ईयर पूछ सकते हैं, तो 64-66 ये भी याद रखना है, 66। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी एजुकेशन पॉलिसी ने ये बात कही कि हमारी एजुकेशन पे जीडीपी का 6% वो खर्च होना चाहिए। ये पहली एजुकेशन पॉलिसी 68 में बात की। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। और एक आपने कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात सुनी होगी, समवर्ती सूची के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की भी संभावना रहती है। अब की बार भी जो जिसका सेकंड पेपर एजुकेशन था, उनके फर्स्ट पेपर में भी आया था इससे संबंधित क्वेश्चन, वो मैं बात करूंगा क्या क्वेश्चन आया था। कंकरेंट लिस्ट को हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। कौन सी सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची और समवर्ती सूची यानी कि आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एजुकेशन कौन सी लिस्ट में है, जो शिक्षा है वो कौन सी लिस्ट में है, वो कंकरेंट लिस्ट में है, वो समवर्ती सूची में है। आपको पता है कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स है, 12 अनुसूचियां हैं,
ठीक है। उन 12 अनुसूचियों में अलग अलग बातें लिखी हुई है। वैसे ही एक अनुसूची है 7 नंबर एक अनुसूची है, ठीक है ना। तो 7 नंबर अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है राज्य और केंद्र के बीच। कुछ विषय केंद्र सरकार के पास, कुछ विषय राज्य सरकार के पास शक्तियों का बंटवारा है। और इसी अनुसूची 7 में यानी कि शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है। कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन तीनों में क्या है, अगर कोई भी विषय यूनियन लिस्ट में है यानी कि संघ सूची में है तो उस पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार नियम बना सकती है। अगर कोई विषय स्टेट लिस्ट में है यानी कि राज्य सूची में है तो उस पे कोई भी नियम जो बना सकता है वो राज्य सरकार बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट है वो है समवर्ती सूची, यानी कि इसके अंदर जो कोई विषय है उस विषय में केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर एक ही विषय पे दोनों ने एक साथ नियम बनाए तो केंद्र सरकार का लागू होगा। तो इन्हीं सूचियों में से मैं बात कर रहा हूं, जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो किसका हिस्सा है? वो कंकरेंट लिस्ट का है, समवर्ती सूची का। कुछ समझ में आई बात? तो याद रखना एजुकेशन समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तब एजुकेशन समवर्ती सूची का विषय नहीं था। तब किसका विषय था? तब स्टेट लिस्ट का विषय था, राज्य सूची का विषय था। लेकिन उसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाला गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से संविधान संशोधन के तहत, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां से कुछ बातें आपको समझ में आई? आपको समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। जैसे मैं बात करूं, ये रहा 42वां संविधान संशोधन था फ्रेंड्स वो, और कब हुआ? 1976 में, जब हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, तब ये बात हुई ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान। तो आपको क्या याद रखना है? The 42nd Amendment Act was perhaps one of the most controversial effected in 1976 during the emergency by the Prime Minister इंदिरा गांधी जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 42वें संविधान जो संशोधन हुआ, ठीक है, उसमें 1976 में जो 7वीं अनुसूची में जो कुछ विषय राज्य सूची में विषय थे उनमें से हटा के कंकरेंट यानी कि समवर्ती में डाला गया। जैसे शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण, न्याय, प्रशासन और वजन और माप जैसे विषय सूचियों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो आपको समझ में आया? कोई अगर आपसे ये पूछे कि जो स्टेट लिस्ट का विषय था एजुकेशन, जब हमारा संविधान लागू हुआ, वो कब समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो आप कहोगे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में ये शामिल किया गया। ठीक है, तो अब जो हमारा एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो कौन सी लिस्ट का विषय है? वो कंकरेंट लिस्ट का विषय है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अगर वो ये पूछे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो एजुकेशन कौन सी लिस्ट का विषय था, तो स्टेट लिस्ट करेंगे। लेकिन अगर ये पूछे कि अभी हमारा जो एजुकेशन है वो कौन सी लिस्ट का विषय है, तो हम कहेंगे वो कंकरेंट लिस्ट का विषय है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें प्लीज। ठीक है, प्लीज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। हमने 68 के बारे में बात कर ली है, जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची के बारे में बात की। अब बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के बारे में, जो दूसरी पॉलिसी थी, सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। इसमें क्या क्या बातें थी, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्टली आपसे पेपर में पूछी जाती है। पहला है एम्फेसाइज दैट एजुकेशन need to be managed in an atmosphere of utmost intellectual rigor, seriousness of purpose and of freedom essential for innovation and creativity। इस बात पर बल दिया गया इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में कि शिक्षा का प्रबंधन अत्यधिक बौद्धिक शक्ति, गंभीरता एवं नवाचार तथा सृजनशीलता के लिए अपेक्षित स्वतंत्रता के प्रवेश के लिए किए जाने की आवश्यकता है। मतलब इसने नवाचार की बात, काफी अच्छी बात की, गंभीरता से लेने की जरूरत है, नवाचार को पूरा बढ़ावा दिया जाए, इनोवेशन को, इस तरह की बात नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में की गई। ठीक है, और क्या बात की गई? बेसिस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ योगा इन टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
कि जो योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स इंट्रोडक्शन किया गया वो कौन सी एजुकेशन पॉलिसी तहत किया गया, वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के तहत 1986 के तहत किया गया। इस बात को ध्यान रखना। ये सेकंड पॉइंट आ चुका है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो मैं बात करूं वो भी आ चुका है कि रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन इन ईच स्टेट। इसने ये भी रिकमेंड किया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने कि प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की कि हर एक राज्य के अंदर स्टेट काउंसिल होना चाहिए हायर एजुकेशन से संबंधित। ये भी इसने रिकमेंड किया। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको प्लीज ध्यान रखें। अब मैं बात करूं तीसरी नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो 2020। इसकी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बातें मैं आपको बता देता हूं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें सबसे जरूरी जो बात आपको याद करनी है, 10+2 को हटा के कौन सा स्ट्रक्चर लेके आए हैं, 5+3+3+4। याद रखना, ये डायरेक्ट पूछा गया था अब की बार और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है इसमें क्या क्या बातें की गई है। इसमें 10+2 जो सिस्टम चला आ रहा है इसको रिप्लेस किया गया है 5+3+3+4 से। यानी कि इस पहली 5 साल, ये 5 साल है, ये 3 साल है, ये 3 साल है, ये 4 साल है, तो इस पहले 5 साल को फाउंडेशन स्टेज बोला गया है। कौन सा स्टेज, देखो फाउंडेशन स्टेज। याद रखना, इन स्टेज के नाम भी पूछ लेते हैं। अब की बार पूछा गया कि मिडिल स्टेज के बारे में क्या जानते हो आप, तो 6 से 8 का जो मिडिल स्टेज है वो होता है। तो फाउंडेशन स्टेज शुरुआत की स्टेज है जो 5 साल एक बच्चा व्यतीत करेगा। कहाँ पे, 3 साल तो शुरू के वो आंगनवाड़ी और प्री स्कूल में, और अगले 2 साल में वो पढ़ाई यानी कि पहली और दूसरी। तो ये शुरू के 5 साल में वो क्या कर लेगा, 2 क्लास कर लेगा, पहली और दूसरी, क्योंकि 3 साल तो वो आंगनवाड़ी में खेलेगा, कूदेगा, मस्ती करेगा और प्री स्कूल हो जाएगा। लेकिन जो बचे हुए 2 साल हैं, चौथा और 5वां साल, उसमें 2 क्लास करेगा, पहली और दूसरी। ये 5 साल का विवरण हो गया। दूसरी स्टेज को बोला गया प्रीपरेटरी स्टेज। कौन सी स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज। इसमें 3 साल पढ़ेगा, 2 क्लास पढ़ के बच्चा आ चुका है, तो इसमें तीसरी करेगा, चौथी करेगा और 5वीं कर लेगा। ये हो गया, 5 बढ़ा दिया बच्चे को, वेरी गुड। ये प्रीपरेटरी स्टेज है। इसके आगे जो तीसरी स्टेज है जो 3 साल की है वो है मिडल स्टेज। और इस मिडल स्टेज में वो क्या करेगा, 5 पढ़ चुका है तो यहाँ पे 3 साल फिर पढ़ेगा, 6ठी, 7वीं और 8वीं पढ़ेगा। पढ़ लिया, वेरी गुड। उसके बाद में फिर ये 4 साल यानी कि सेकेंडरी स्टेज, सबसे लास्ट वाली, और इसमें वो पढ़ेगा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। पढ़ा दिया 12, चलो वेरी गुड। तो ये 4 स्टेज हैं, ये याद रखना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इससे क्वेश्चन आपसे पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। और अब विज्ञान, कला और वाणिज्य के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं है। देयर इज नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स। ऐसे नहीं है कि इसके पास साइंस है, इसके पास आर्ट है, इसके पास कॉमर्स है, इस तरह का कोई चीजें नहीं है। आप किसी विषय के साथ कोई भी विषय आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपको रिजिड या कठोरता नहीं है कि ये साइंस है। अब आपको केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक अच्छा लगता है तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो रिजिड सेपरेशन। ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये भी देखें आप, ये बात अच्छी है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए, तो धीरे धीरे चीजें आएगी, ठीक है। चलो, तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और सारी बातों के साथ एक बात जो अपनी सबसे महत्वपूर्ण होती है वो ये कि आप अपने चित्त को शांत रखें, हमेशा खुश रहें और खुश रहने की कोशिश करते रहें, ठीक है। क्योंकि जितना हम खुशी में काम करेंगे तभी तो बेहतर होगा ना, नहीं तो नहीं होगा फ्रेंड्स। जितना खुश रह के काम करेंगे तभी तो चीज़ों को सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो आपको लास्ट में फिर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप UGC नेट का पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी पे हूँ, और अनअकैडमी पे अपना रेफरल कोड है SWMG257। इसके साथ आप पेपर 1 पढ़ सकते हैं। और अगर आपका किसी का भी पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, EVS है, जो कोड नंबर 89 है, तो उसको हम पढ़ते हैं अपनी ऐप में। SWMG अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इस पे हम पढ़ते हैं, ठीक है, EVS को, इन्वायरमेंटल साइंस को। प्लस पेपर 1 की अगर किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो भी अपने इस एप्लीकेशन पे वो ज्वाइन कर सकता है। SWMG अपनी एप्लीकेशन है एंड्रॉयड ऐप पे, ठीक है। कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन लेनी हो तो जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप हमेशा खुश रहें, इसी तरह से पढ़ाई करते रहें बिना किसी टेंशन के। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट।
UGC नेट पेपर 1 लास्ट 5 years previous year solved क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम वॉच फ्री। मोबाइल प्ले स्टोर से SWMG एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं।